अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ टी मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से गुजरा होगा, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स हुई होंगी। और वीकेंड खास तौर पे इंसान को थोड़ा लेजी भी बना देता है, क्योंकि दो छुट्टियां होती हैं और इंसान कहता है यार कि इन दो छुट्टियों के बाद, और बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी एक छुट्टी होती है उनको तो पता ही नहीं चलता होगा, लेकिन जिनकी दो छुट्टियां होती हैं सैटरडे संडे, वो ये समझते होंगे यार कि अब मंडे को किस तरह रिज्यूम किया जाए दोबारा काम, और किस तरह काम शुरू किया जाए। लेकिन डेफिनेटली मंडे है तो फिर काम तो करना ही है। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मंडे, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर जिससे हम शुरुआत करेंगे वो ये है कि 2021 को क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल करार दिया गया है और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की पाकिस्तान ने, जिसमें सबसे बड़ी जो जीत थी वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में पहली बार, T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया को पूल मैचेस में हराया और 10 विकेट से हराया। नाकाबिले शिकस्त ये परफॉर्मेंस थी, और बिल्कुल एक भी विकेट ना गिरा सका इंडिया, और हाथ मलती रहेगी पूरी इंडियन कौम। पाकिस्तान ये मैच उनके नाक के नीचे से बिल्कुल निकाल के ले गया और बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग थी ये। साल भर में 9 में से 7 टेस्ट जीते हैं पाकिस्तान ने, और ये कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। दुनिया भर में किसी भी अगर टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए, अगर T20 मैचेस की बात की जाए तो 29 में से 20 T20 मैचेस अपने नाम किए हैं, और ये भी बहुत बड़ी जीत है। और ओडीआईज में कुछ परफॉर्मेंस इतनी खास बेहतर नहीं रही, लेकिन 2 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस हारे हैं। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बाबर आजम की कप्तानी में अगर बात की जाए तो अनबीटेबल परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जिस तरह बाबर आजम खुद फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं, साथ रिजवान, उनकी एक बहुत अच्छी जोड़ी बन चुकी है मोहम्मद रिजवान की, और ओपनिंग पेयर में इससे अच्छे बैट्समैन मेरा नहीं ख्याल अभी दुनिया में किसी भी टीम के पास हैं। और पाकिस्तान इज़ द लकी वन आउट कि ये बहुत अरसे के बाद, एक तवील टाइम के बाद, एक अच्छी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है, एक अच्छा ओपनिंग पेयर है वो पाकिस्तान को मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट जीते, वाइट वॉश किया इस सीरीज़ में पाकिस्तान ने। उसके अलावा जिम्बाब्वे को 2 टेस्ट हराए और ये भी वाइट वॉश किया, क्लीन स्वीप किया जिम्बाब्वे को। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम 1 टेस्ट जीते और 1 टेस्ट हारे, और इस तरह ये सीरीज़ 2 टेस्ट मैचेस की ड्रॉ हुई थी। और साल के आखिर में टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट जीतकर हमने साल को बड़े अच्छे अंदाज से ख़त्म किया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किसी से कम नहीं है। हम जीतते हैं तो बेहतरीन अंदाज से जीतते हैं, और हारते हैं तो फिर बहुत लंबे मार्जिन से हारते हैं। तो हमेशा जो सरप्राइज़ की जो एक कैफियत रहती है ना पाकिस्तान टीम के साथ, वो हमेशा मौजूद रहती है। मूविंग ऑन टू द ट्विटर ट्रेंड्स, ट्विटर ट्रेंड्स में बहुत अनोखी किस्म की हैपनिंग सामने आई है और लिखा गया कि वेटिंग फॉर 2023। और हैरानगी की बात यह कि अभी 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, आज तीसरा दिन है, साल नया शुरू हुआ है 2022, और अभी ये कहा जा रहा है कि वेटिंग फॉर 2022, जिसमें नफीस हनीफ लिखते हैं कि वेटिंग फॉर ईयर 2023 व्हेन बिलावल भुट्टो जरदारी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बिलावल की तस्वीर भी शेयर की उन्होंने, और ज़ाहिर 2023 में इलेक्शंस भी हैं और देखना ये है कि कौन सी पार्टी मैदान मारेगी। तो ये पीपल्स पार्टी को कोई जाले लगते हैं जो कहते हैं कि 2023 में बिलावल भुट्टो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो देखें, लेट्स सी इनकी उम्मीदें पूरी उतरती हैं नहीं उतरती। अच्छा जी, वसाम लिखते हैं माय फर्स्ट मिस्टेक इन ईयर 2022, जिसको उन्होंने 2021 लिखकर फिर 2 किया है। तो ये हर साल के शुरू में हम ज़रूर करते हैं, और ये सिर्फ वसाम नहीं करते, ये पूरी कौम जो, बल्कि मेरे ख्याल पूरी दुनिया में लोग करते होंगे मिस्टेक कि शुरू के जो 1 जनवरी का महीना है ना, उसमें नया साल लिखते हुए हम पुराना साल लिख देते हैं, यानी 2021 लिख देंगे अब। और मैं भी ये गलती काफ़ी कर रहा हूँ, ऐसे आपस की बात है बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, हमारा नई जो स्टोरी है टॉप ट्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ी हैपनिंग है, और NCOC के सरबराह असद उमर की जानिब से कल ये कहा गया कि कोरोना की नई लहर का आगाज़ हो चुका है। उसके वाज़ेह सबूत सामने आ चुके हैं, क्योंकि कराची में जो सिचुएशन है, 11 नए केसेस ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हुए हैं एक ही इलाके से, और वो इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ से घर से सिर्फ 1 फ़र्द निकल पाएगा। CNIC साथ रखें अपना, CNIC दिखाना पड़ेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, उनके अंदरूनी और बैरूनी जितने भी रास्ते हैं जो वहाँ आने के और जाने के, उन पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी चेक्स लगा दिए गए हैं, ताकि जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। वो जो शख्स है जो हर घर से 1 फ़र्द निकल सकता है, CNIC साथ रखे, दवाइयाँ ख़रीदने जा सकता है, ग्रोसरी लेने जा सकता है, मगर दैन अगैन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स भी पहनने होंगे, और ये सारे जो SOPs हुकूमत ने बता रखे हैं पहले दिन से, वो सारे SOPs फॉलो करने होंगे। साथ साथ ये भी बताया गया जी, जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है ये 11 ओमिक्रॉन केसेस की वजह से लगाया गया है,
और इन 11 केसेस में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन जो है वो यहीं से फैल रहा है और कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इनफैक्ट डेल्टा वेरिएंट से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा कंटेजियस है। अब गुलशन इकबाल तो ये वाहिद इलाका है जहाँ से 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या इन लोगों की इंटरेक्शन, ऐसी बात है ये लोग काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, प्रोफेशनल्स हैं, अगर इनका मेल मिलन है और दूसरे लोगों से भी मुलाकातें होती हैं डेली बेसिस पे, तो क्या उन लोगों को भी ये वायरस की शिकायत है। और ये वायरस चूँकि बहुत मुश्किल है, इसकी तशख़ीस करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इसकी तशख़ीस में एक और एलिमेंट मौजूद है कि जिसमें सिम्टम्स थोड़े से डिफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वेरिएंट्स। अब ज़ाहिर है हम तो माहिर नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ माहिर मौजूद हैं जो बताएंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि क्या ये वाकई ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको करना, तशख़ीस करना या इसको देखना, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत अजीब से हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर कैसर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर कैसर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, लेकिन जल्दी कर लें क्योंकि मैं जी सर्जरी शुरू करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, वी आर वेरी सॉरी, हम आपको वेट करा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये अब गुलशन इकबाल से जो 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, स्मार्ट डाउन भी लगा दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि अब जो दीगर एरियाज में इन लोगों का आना जाना था ड्यूरिंग, जाहिर सी बात है इनको फ़ौरन तो डायग्नोज नहीं हुआ होगा ना, कुछ दिन लगे होंगे इसको डेवलप होते हुए भी, इस वायरस को। अब जो उन लोगों से मेल मिलन था, क्या ये लगता है कि अब बाकी एरियाज में भी इसके आउटस्प्रेड के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि एनसीओसी भी परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपका बेसिक सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और यही बार बार हम कह रहे हैं कि क्योंकि ओमिक्रॉन जो है जी वो अब तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उन सब से बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। और यकीनन अगर एक कमरे के अंदर अगर 10 लोग हैं और उसके अंदर एक कोरोना वायरस और ये वेरिएंट इसका ओमिक्रॉन का एक भी बंदा अगर आ गया तो 10 के 10 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जहां जहां गए होंगे और मिले होंगे, और इससे पहले कुछ लोग जो है वो क्वारंटाइन में रखे गए और वहां से वो जी भाग गए, तो उनका भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, किन किन से मिल रहे हैं और कितना फैला रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का सिम्टम डेवलप नहीं करता, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ है। तो मामूली सा सिम्टम होता है, लेकिन वो एज ए कैरियर बड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं और वो बहुत से लोगों को लगा जी सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसका बार बार हम यही कह रहे हैं कि जी इसकी बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करें, जिस जी तरह से बार बार कहा जा रहा है कि एसओपीज पे अमल करें, वैक्सीन लगाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वरना तो ये अभी ये नया वेरिएंट है, आपको कुछ नहीं पता आगे ये म्यूटेट होके मजीद कितना सीरियस हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। और जैसा कि हमने कहा पहले भी कि दिसंबर के एंड और जनवरी के मिड तक जो है हमारे केसेस जो हैं बहुत सारा बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज भी 700 से ज्यादा केस, जी वो केस जो कि रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड केसेस तो बहुत सारे होंगे इसके अलावा। तो सही। ये एक तकलीफ की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है ये 5वां वेरिएंट है और बहुत डिफरेंट वेरिएंट है। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात कर लें तो क्या डेल्टा वेरिएंट से किस तरह डिफ़र करता है? और दूसरी बात ये कि इसकी तशख़ीस मुश्किल भी तो होती होगी ना, क्योंकि वही सारे सिम्टम्स इसमें भी मौजूद हैं जो डेल्टा वेरिएंट में थे और कुछ एक आध ज़्यादा आई थिंक सिम्टम्स इसमें मौजूद है। थोड़ी इस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल ये जो वेरिएंट है इसमें शुरू में जो एंजेली कॉर्डजी जो कि साउथ अफ्रीकन जी मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी है और एक जनरल फिजिशियन है और फैमिली फिजिशियन है जो कि 33 साल से बाहर साउथ अफ्रीका में काम कर रही हैं, उन्होंने ये पहले डायग्नोज किया था और उनको बहुत मामूली से सिम्टम्स थे और कुछ एक दो सिम्टम ऐसे थे जो कि बहुत ही परेशान कुन थे, जिसमें कि और वो डिफरेंट थे। वो ये है कि पल्स रेट ज्यादा थी, यानी कि जी मरीज दो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत थकावट हो रही है और बहुत थके हुए हैं, उनसे कुछ चला नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद वो जो है जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर उनका वेरिएंट पता लगा जी कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो
ग्रेजुअली, लेकिन ये जो सिम्टम है कि जो पल्स रेट ज्यादा होना, जो थकावट की और हार्ट रेट ज्यादा हो जाना, ये जी ग्रेजुअली बहुत कम लोगों में अब नजर आ रहा है दुनिया में, जैसे यूके में या अमेरिका, जापान और बाकी जगहों पे। पाकिस्तान में भी जो सिम्टम है वो बिल्कुल जी मिक्स सिम्टम है, यानी कि जो पहले कोरोना के थे, नजला जुकाम, हल्का सा बुखार हो गया, खांसी नहीं होती है, कुछ कुछ केसेस में है जो है वो देखा गया है कि सूंघने की ताकत कम है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन डर इस बात का है कि ओमिक्रॉन के साथ साथ अगर हम इसी के पीछे लगे रहे तो हमें डर ये है कि ओमिक्रॉन तो कोई ऐसा नुकसान शायद हमें ना करे, जी लेकिन इसके कवर अप में अगर डेल्टा वेरिएंट जो आया था पिछले वेव में, चौथे वेव में, वो डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई थी, जी खासकर इंडिया में और इंडोनेशिया में और दूसरी जगहों पे। तो खुदा ना खास्ता अगर वो वेरिएंट भी आ जाता है इसके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर होगी। साहब मैं आपका यही एक बहुत जी इम्पोर्टेंट सवाल ये है जी कि जी इसकी डायग्नोसिस लेबोरेटरी के तौर पे जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि अभी सिर्फ एक आगा खान में और इस्लामाबाद में NIH में इसकी वेरिएंट की डायग्नोसिस होती है, जी लोगों को पता नहीं है कि इसकी वेरिएंट्स कहाँ पर है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत बताए कि ये अगर किसी डॉक्टर्स को ये सिम्टम डेवलप हो रहा है, ये पता चल रहा है किसी पेशेंट में, तो डॉक्टर्स कहाँ रिफर करें और किस जगह पे ये जो है वो प्रॉपर तरीके से ओमिक्रॉन की प्रॉपर वेरिएंट्स की डायग्नोसिस हो रही है, ये पता राइट चल रहा है कि ये ओमिक्रॉन है। राइट डॉक्टर साहब मैं पूछना यही चाह रहा था, जैसे आपने जिक्र किया कि क्या दोनों वेरिएंट साथ साथ, बल्कि इनफैक्ट जो पिछले वेरिएंट्स हैं, क्या ये साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नया वेरिएंट आ रहा है तो पुराने वेरिएंट की बात बिल्कुल नहीं की जा रही, हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स न्यू वेरिएंट। क्या पुराने वेरिएंट्स भी अपनी जगह मौजूद हैं दुनिया में? जी बिल्कुल मौजूद है और वो दोबारा आ भी सकते हैं। होता यही है कि जब वुहान का जो वेरिएंट आया था उसमें यही हुआ था कि कुछ दिन के बाद हमारा वेरिएंट जो वेव्स थी, पहली वेव्स जब खत्म हुई तो दूसरी वेव्स जो है वो भी वुहान वाला आ गया था। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल हो सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप एज ए होल कोरोना वायरस की जो SOPs बताई जी जा रही है, जो इसकी प्रिवेंशन, दूसरी वैक्सीनेशन बताई जाती, वो तमाम वेरिएंट्स के लिए है। अगर किसी ने इसको अडॉप्ट किया है जी तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो सकता है, लेकिन कोई अगर ये समझ रहा है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, वेरिएंट्स आते रहते हैं या कोरोना से कुछ नहीं होता, तो वो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और वो 4 वेव जो हमारे पास आई है वही उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ है जिन्होंने कोरोना वायरस को समझा नहीं है या जी उस पर बिलीव नहीं किया है या वैक्सीन नहीं लगाया, वो लोग नुकसान में आए राइट हैं। डॉक्टर तो साहब जी बॉटम लाइन सिर्फ यही है कि 2 काम करें सब मिलकर, जितनी जल्दी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होगा उतनी जल्दी जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो सकेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहूँगा, हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो क्या वफाकी हुकूमत के इकदामात देखे जाएं और फिर अगर सिंध गवर्नमेंट के इकदामात देखे जाएं तो क्या दोनों हुकूमतों से आप सेटिस्फाइड हैं उनके जो इकदामात किए जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी प्रोएक्टिव तो दिखाई देते हैं, माजी में भी हमने देखा सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदामात किए, बल्कि पहली गवर्नमेंट थी सूबाई जिसने सबसे पहले फ्रंट फुट पर आकर ये इकदामात किए हैं। क्या आप दोनों हुकूमतों से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्म पॉलिसी पाकिस्तान में नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने जो भी इख्तियारात हैं उसके तहत अपने काम कर रही है, सूबाई हुकूमतें अपने अपने काम कर रही है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी डे 1 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जो तमाम सूबाई गवर्नमेंट उसको फॉलो करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हमने ये देखा कि सिंध गवर्नमेंट डे 1 से वो चीजें कर रही थी जो हम एज ए स्पेशलिस्ट, हम एज ए डॉक्टर्स मशवरा देते थे और वो उसी को फॉलो करते थे और काफी हद तक मैं समझता हूँ कि उसमें ये कामयाब भी हुए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट का जो है अब तक हमने देखा है कि अभी जो थोड़े से जो केसेस आए उन्होंने फौरी तौर पर माइक्रो लॉकडाउन या उनको जो है लिमिटेड तरीके से लोगों को रोका कि वो लोग ना मिले। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। देखें, अच्छी हुकूमत वही होती है जो वबा से भी अपने लोगों को बचाए और अपनी मईशत को भी बचाए, वही अच्छी हिकमत अमली होती है गवर्नमेंट की, एक अच्छी गवर्नमेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा, चूंकि बहुत आगे 2 साल हो गए हैं,
डॉक्टरों ने भी बहुत कुछ सीखा, मरीजों ने भी बहुत कुछ सीखा है, आवाम ने भी बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसओपीज पे और वैक्सीनेशन पे। और बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इन्फेक्शन के बाद भी इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो गई, तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो साल है हमारा, इसके एंड तक बहुत ये जो कोरोना वायरस खत्म तो नहीं होगा, दुनिया से रहेगा, लेकिन इसमें काफी हद तक कमी आ सकेगी। बस सिर्फ इसमें करना यही होगा कि हमें जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड लक विद योर सर्जरीज टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि दुनिया जो है उससे ख़त्म नहीं होगा ये वायरस, और जाहिर सी बात है एक वायरस है जो म्यूटेट करता है, अपनी शक्लें बदलता है, अपने सिम्टम्स बदलता है, अपने नाम बदलता है। फिर ज़ाहिर है अगर सिम्टम्स बदले जाते हैं तो फिर दुनिया को उसे एक नाम भी देना पड़ता है। तो हमने देखा अल्फ़ा, बीटा, गामा, उसके बाद डेल्टा, और डेल्टा के बाद अब ओमिक्रॉन के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और कंटेजियस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट्स, पर उस तरह तबाहकुन नहीं है जिस तरह तबाही डेल्टा वेरिएंट ने फैलाई थी। और ख़ासकर पड़ोसी मुल्क पे हमने देखा इंडिया में, हम उनको भी बहुत सारी विशेस भेजते हैं जो वहाँ जहाँ लोग जो हैं वो इस वेरिएंट का शिकार हुए और उन्होंने अपने खोए हैं। हम उनके साथ इस गम में, इस दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हमें चाहिए कि एहतियात लाजिम है और जो SOPs हैं उसे भी फॉलो किया जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, हमारी जो अगली स्टोरी है वो भी दुनिया भर में ज़ाहिर है कोविड की लहर है और इसी से जुड़ी भी है। अर्जेंटाइन के मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी, बहुत लेजेंडरी फुटबॉलर हैं, वो और उनके दीगर जो 3 साथी हैं, कोविड वायरस की तशख़ीस हुई है और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है चारों ने। देखा ये गया कि जो मेसी थे वो अपने घर गए थे अपने घर वालों से मिलने, और छुट्टियों में कहीं उनको ये वायरस लग गया होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि मेल मिलन बहुत ज़्यादा था, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था, तो ये कहीं ना कहीं से वायरस उनको लगा है। उसके बाद वो अपने क्लब वापस आए हैं, तो PSG क्लब ने ये अनाउंस किया कि उनमें कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जिसकी तशख़ीस की गई, जो चेकअप कराया गया तो पता चला कि उनको कोविड वायरस है, डेल्टा वेरिएंट के शिकार हैं, और इसकी अब तस्दीक कर दी गई है। फुटबॉल क्लब की जानिब से भी उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस भेजी जा रही हैं, दुनिया भर से बहुत सी ट्वीट्स की गई, और लियोनेल मेसी ने भी अपने न्यू ईयर पे ट्वीट की थी कि नए साल की मुबारकबाद, और नया साल जो है वो सबको मुबारक हो। हम भी यही चाहते हैं कि नया साल है, मेसी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, मेरे बहुत फेवरेट फुटबॉलर हैं, तो हम उनको बहुत सी विशेस भेजते हैं। बहुत सारे फूल तो हम नहीं भेज सकते यहाँ से, लेकिन हम बहुत सी विशेस ज़रूर भेज सकते हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों, हमारे बीच आएँ, उसी तरह जिस तरह वो सारे प्लेयर्स को बाईपास करके गोल पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, तो हम चाहते हैं मेसी जल्दी जल्दी उसी एक्शन की तरफ दोबारा आएँ। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, इसराइल की जानिब से एक अफसोसनाक खबर आई है, वो ये है कि जी वहाँ कोविड के साथ साथ फ्लोरोना के नाम से एक और वायरस की तशख़ीस हुई है। एक खातून हैं जिनमें ये वायरस पाया गया है, वो हामला थी, हॉस्पिटल आई बच्चे की पैदाइश के लिए, और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये तशख़ीस की कि उन्हें फ्लोरोना की शिकायत है, एक नया वेरिएंट है, नया वायरस है, और इस वायरस को कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा यानी जो फ्लू होता है उसके साथ साथ हाइब्रिड है ये कोविड का, यानी दोनों वायरसेस का हाइब्रिड कहला के ये वायरस फ्लोरोना कहलाया जा रहा है, इसको फ्लोरोना का नाम दिया गया है, जो कि अब क्या कहा यह जा रहा है कि देखना होगा कि क्या ये खातून जो थी ये और भी लोगों से इंटरैक्ट इन्होंने किया था, इसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी। अभी ये बहुत इमेच्योर है, पहला केस है और नया वायरस है, देखना ये होगा किस तरह ये सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये वायरस इसराइल में ही ख़त्म हो जाए, कहीं बाहर ना फैले, क्योंकि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन ऑलरेडी दुनिया जो है वो फेस कर रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, पेट्रोल की जहां हम प्राइसेस की बात करते हैं, पेट्रोल हाइक्स की बात करते हैं, वहीं हम देखते हैं कि पेट्रोल की तरफ से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। वो ये है कि एक लड़की, बाहिम्मत लड़की ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए, और चाहे काम किसी भी नौयत का हो, बाहर निकली हैं, सारी मिथ्स को तोड़ा है, टैबूज़ को तोड़ा है कि ख़वातीन वो काम नहीं कर सकती जो मर्द करते हैं, तो इस मिथ को भी तोड़ा है, इसके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये एफ़र्ट की है। पाकिस्तान में, इनफैक्ट पाकिस्तान के शहर कराची में एक पंप पर काम करती हैं आप पेट्रोल भरती हैं लोगों की गाड़ियों में, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इनको जो अपलॉड किया जा रहा है आवाम की जानिब से भी, वो भी बहुत काबिल सताइश है। महानूर हमारे साथ हैं। महानूर कैसी हैं आप? महानूर, हमने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, आपको पेट्रोल भरते भी देखा है। महानूर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जिस तरह महानूर से हमने ये सवाल किया कि किस तरह आइडिया आया, किस तरह सोचा
डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम होता है इनफैक्ट जब रिस्क के हुसूल के लिए और किसी भी किस्म के रिस्क के हुसूल के लिए आपको बाहर निकलना पड़े, और ख़ास तौर पर ऐसी फील्ड्स के जहाँ ख़वातीन के लिए कोई ऐसा रूम मौजूद ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद ना हो कि जहाँ वो एक्सेल कर सकें, और फिर ज़्यादा मर्द हों, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेम सेक्स अगर मौजूद है वहाँ पर तो फिर थोड़ा सा आसानी होती है इंसान को काम करते हुए, चाहे वो मर्द हों। बहुत ज़्यादा ख़वातीन में काम नहीं कर सकते, ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा मर्दों में थोड़ा कंफर्टेबल फील काम नहीं करते, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ख़वातीन को और सामने आने का मौका दिया जाता है। अब देखना ये है कि महानूर से भी हम ये पूछेंगे, बात करेंगे कि महानूर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। महानूर, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो ये बताइएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और अगर हम इन तजर्बात की बात करें तो सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया, फिर इस आइडिया को किससे शेयर किया सबसे पहले? पहले तो मैंने ऑनलाइन देखी थी जॉब, कोविड की वजह से जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं करूं नहीं करूं, बस इसी कश्मकश में थी। फिर मैंने कहा कर ही लेती हूं, बंदा एक्सपीरियंस ही हासिल कर लेता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा आपका आउटडोर जॉब के ऊपर। बहुत सारी ऐसे चीज़ें आई जो फेस करनी पड़ी। कुछ कस्टमर्स आते हैं जो इस चीज़ को तलकीन करते हैं, कहते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और हम लड़कियों से ये काम नहीं करवाएंगे, हम खुद किसी मर्द से ही करेंगे फ्यूलिंग वगैरह, और इसके अलावा कोई गर्ल्स नहीं आए हमारे पास। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को और कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा लड़कियों को ये काम करता हुआ देख के। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मतलब एक ही कंपनी है जो भी कर रही है, उसके अलावा इनको देख देख के और बाकी सारी कंपनियां भी। महानूर, आइडिया कैसे आया, क्या सिचुएशन थी, घर के हालात कैसे थे, और क्यों निकलना पड़ा बाहर इस तरह कि वो प्रोफेशन अपनाना पड़ा कि जहाँ ज़्यादातर मर्द हजरात काम करते दिखाई देते हैं, ख़वातीन बहुत कम दिखाई देती हैं? बस ये कोविड की वजह से हुआ है, क्योंकि जॉब्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी जॉब्स। मैंने यहाँ देखा, अप्लाई किया और फिर बस यहाँ पे मेरी सिलेक्शन। अच्छा, इससे पहले भी कहीं काम कर रही थी आप या पहली जॉब है ये? नहीं, मैं इससे पहले भी काम कर रही थी। अच्छा, कोविड की वजह से आप कह रही थी कि जी, कोविड की वजह से जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी। राइट। अच्छा महानूर ये बताइएगा कि जाहिर है वो प्रोफेशन है जहाँ मर्द ज़्यादा एक्टिव हैं, मर्द हजरात ही होते हैं, फिर आपने मिथ्स को तोड़ा है, टैबूज को तोड़ा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा लोगों की एक्सेप्टेंस को। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स भी तो होंगे कि जो आते ही बहुत अच्छे अंदाज से आपको ग्रीट करते होंगे, कहते होंगे जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल ऐसे, ख़ास तौर से ख़वातीन जो होती हैं ना, वो मुझे देख के बहुत खुश होती हैं। क्या बात है। वो कहती हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे माशरे में लड़कियां सरवाइव कर रही हैं इस तरह से, और बिना किसी झिझक के और बिना किसी ये चीज़ के कि लोग क्या बोलेंगे और लोग आके आपको बैड कमेंट्स देंगे, लेकिन आप बाहिम्मत तरीके से ये काम सर अंजाम दे रही हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन सेम जेंडर है, सेम सेक्स है, तो इसलिए दे फील बेटर। अच्छा ये बताइएगा महानूर कि अब चूँकि ज़ाहिर है आपने ये प्रोफेशन तो अपना लिया, आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में कि आगे जाके क्या करना है? क्या इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है या फिर एक टाइमली ट्रांजिशन थी, अब आगे जाके कुछ और इरादे रखती हैं, आगे मज़ीद पढ़ना है या फिर काम करना है? आगे जाके कुछ और ही इरादे हैं फ़िलहाल तो मेरे। अच्छा, तो वो हमसे शेयर करना चाहेंगी? जी ज़रूर। हाँ जी, बताइए। बेसिकली मैं लॉ करना चाह रही थी। अरे माशाल्लाह। मैं लॉ करना चाह रही थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए जिसमें मुझे बीच में पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर मैंने इंशाल्लाह अभी ये साल कंटिन्यू कर ली अपनी पढ़ाई, और अब बस मैंने ये करना है, लॉ करनी है मैंने। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज जो है ये दुनिया तक पहुंचे, आपको भरपूर फैसिलिटेशन दी जाए लॉ कॉलेजेस की जानिब से भी, जहां एडमिशन लें वहां भी आपको सब्सिडाइज किया जाए ताकि आप लॉ जो है वो ऑप्ट कर सकें। अच्छा महानूर, ये बताएं कि अगर हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, तजर्बात की, ज़ाहिर है आपने अपनी जो कन्वेंशनल जॉब्स थी वहाँ से स्विच किया, फिर आप इस तरफ आई, एक नया प्रोफेशन है, नई जॉब है, क्या क्या तजर्बात हासिल हुए हैं अब तक? तजुर्बात तो बस यही हासिल हुए हैं कि भाई हर कोई एक नज़र से नहीं देखता आपको। अगर आप ये सोचें ना कि हम एक काम में जा रहे हैं तो लोग बुरे ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अच्छे भी लोग मिलते हैं, और हम उन बुरों की वजह से उन अच्छों को भी बस डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं कि दुनिया तो ऐसी ही है, वैसी ही है, दुनिया हमारे साथ गलती करेगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अच्छे भी लोग होंगे, आप खुद अच्छे चलें और लोगों के साथ अच्छे चलें बस। अच्छा महानूर, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आप नया नया काम करते हैं
जी। तो आप बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। क्या कोई शुरू में जब आपको कितना अर्सा हो गया ये करते हुए वैसे? हाँ, 8 मंथ्स। अच्छा, 8 महीने का टाइम हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। ये बताइए कि कोई शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो कोई ऐसी गलती हुई कि जिस पे मैनेजर ने भी बुला के कहा हो कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करना है, ये नहीं करना था, कुछ ऐसी गलती शुरू में हुई है? बहुत हुई है शुरू में, अच्छा। तो बहुत गलतियां हुई हैं मेरी। सबसे पहली गलती फर्स्ट डे वाले दिन ही हो गई थी अच्छा। मेरी। फ्यूलिंग करवाने का है, उन्होंने मुझे कहा कि 2500 का हाई ऑक्टेन डालो, 2500 का नॉर्मल डालो। यानी मिक्स कर दें। जी, ठीक। मिक्स कर दें। मैंने क्या किया, 500 का नॉर्मल वाला डाल दिया, और मैं उनके पास डर के मारे जा ही नहीं रही हूँ कि वो मुझे आगे से क्या कहेंगे। अच्छा। अब भाई मैंने दूसरी को भेजा, मैंने कहा जाओ इनसे पैसे लेकर आओ। अब वो बोले, उनको बताएं जाके कि भाई लड़की ने ये कर दिया। वो मेरी शक्ल देखें, मैं मुंह नीचे करूं, कहते चलो कोई बात ही, खैर हो गई है, पहला दिन है। मैंने कहा जी, कहते कोई बात ही, खैर हो गई, चले गए। क्या बात है। ये जो तासुर होते हैं, जो इस तरह के लोगों की तरफ से टेम्परामेंट्स आते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं आपको आगे ग्रो जी। करने में। और दरगुजर करना मेरा ख्याल से बहुत अच्छी आदत है कि अगर कोई गलती हो भी गई है, चाहे वो पहली बार ना भी हो इंसान से, कि दोबारा हो गई है, तो इंसान है, गलती कर लेता है। अच्छा मानूर, ये बताएं कि सबसे पहले दोस्तों में से किससे शेयर किया और क्या रिएक्शंस थे? क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं ना कि अगर वो आप उनसे कोई आइडिया शेयर करें तो अच्छा भी वही कहते हैं, बुरा भी वही कहते हैं, पहला माइंड वही बनाते हैं। पहले तो मैं डर रही थी लोगों को ये बताते हुए कि मैं पेट्रोल पंप पे जॉब कर रही हूँ। इनके सभी भी बहुत कम लोगों को पता है कि मैं नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जी। तलकीन का निशाना बनाते सही। हैं कि भाई ये जगह क्यों जॉब कर रही हो और ये तुम्हारे लायक नहीं है। जी। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, चाहे कोई भी काम हो, वो आप मेहनत से कर रहे हो। तो मैंने 1-2 दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा कि नहीं करो ये। अच्छा। पहला जवाब ही उन्होंने यही दिया कि नहीं करो ये। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा दिल है, अब लग गई हूँ तो यहाँ पे ही अब करना है मैंने ना। एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा। सही। तो कुछ लोगों ने कहा चलो अच्छी बात है, मेहनत कर रही हो, करो, किसी ना किसी काम में तो कर रही हो ना, मेहनत करो। सही। अच्छा ये बताएं कि अब चूंकि आप कहती हैं कि आप लॉ भी पढ़ना चाह रही हैं, तो क्या आप करियर स्विच करने का भी सोचती हैं बीच में, या अभी कुछ अर्सा ज़ाहिर है सस्टेनेबिलिटी चाहती हैं? कोविड का टाइम चल रहा है, आपने जैसे पहले कहा, तो हम चाहते हैं कि क्या आप चाहती हैं कि ये थोड़ा सा जॉब प्रोलॉन्ग करें आप, फिर उसके बाद आगे कुछ आने वाले साल में सोचें? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी चाह रही हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल यही जॉब करूँ, और फिर स्टडी भी कंटिन्यू ही चल रही है मेरी। कॉलेज वगैरह जाती हूँ मैं बीच में, लेकिन आगे मैंने यही सोचा है कि इतना लंबा टाइम नहीं लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने पढ़ना भी है और फिर पढ़ाई का टाइम तो निकल ही जाएगा। तो अभी ड्यूटी आवर्स कितने लंबे हैं? कब शुरू करती हैं, कब ख़त्म करती हैं? फिर घर कैसे देखती हैं? क्योंकि ख़वातीन को ज़ाहिर है घर में भी हाथ बटाना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये मेरी 9 to 5 टाइमिंग है। अच्छा, 9 to 5 है, यानी नॉर्मल जैसे जी। एक ऑफिस वर्क की टाइमिंग है। जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, घर में सबसे पहले किसने सपोर्ट किया? आपने जब घर में ये बात बताई, क्योंकि ज़ाहिर है घर से ही पहली सपोर्ट आती है ना, तो क्या वालिदैन की तरफ से या बहन भाइयों की तरफ से कोई रिएक्शंस आए, वो हमसे शेयर करें। मेरे घर में सिर्फ मेरी वालदा हैं, अच्छा, उन्होंने मुझे माशाल्लाह। बहुत सपोर्ट किया है। ओके। उन्होंने कहा है चलो अब कर रही हो काम तो करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आस पड़ोस के जो इस चीज़ को अम्मी को कहते भी हैं कि आपकी बेटी फलां जगह जॉब कर रही है, अच्छी बात नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो अम्मी ने कहा मेरी बेटी है, मेहनत कर रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सही। और अगर वालिदैन की जानिब से इस तरह के कमेंट्स आ जाएं तो आप यकीन माने कि दिल खुश हो जाता बहुत है। बड़ा हो जाता है ना, ऐसी बात जी, है ना? ऐसे ही है। चले जी, हम बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको कहते हैं। हम चाहते हैं मानूर कि आप लॉ पढ़ें और फिर इन्हीं लोगों के जिनके साथ आप अभी काम कर रही हैं, आप लॉयर बन के इन्हीं लोगों के हुकूक की बात करें, उनके हुकूक की पासदारी करें, उनको आगे लेके जाएं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मानूर। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा एक्सेल करें, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं। आप कौम की बेटी हैं, आप इसी तरह कौम का नाम रोशन करती रहेंगी। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, एज अ नेशन वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मानूर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मानूर, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारी बाहिम्मत ख़वातीन जो हैं वो हर फील्ड में बहुत सरगर्म हैं। और अगर फील्ड की बात की जाए और सरगर्मी की बात की जाए तो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, शाहिद खान अफरीदी जी। बिल्कुल, हमेशा मीडिया में इन रहते हैं, अपने परिस्तारों की बेस पर इन रहते हैं, अपने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स की बेस पे इन रहते हैं।
परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर है उनकी आउट क्लास थी, दुनिया के बेहतरीन पावर हिटर्स में उनका शुमार होता है और आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले ली है पाकिस्तान की टीम की जानिब से, लेकिन जो कि बाकी काउंटीज़ हैं, बाकी इवेंट्स हैं और भी इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं, उनमें बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। तो उनसे सवाल किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटायरमेंट की बातों पर, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी रिटायरमेंट तब होगी जब अल्लाह मुझे बुलाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट है, लेकिन सवाल ये बनता है, मेरे जहन में फ़ौरन ये सवाल है कि अगर अल्लाह ने आपको 90 साल तक ना बुलाया, 100 साल तक ना बुलाया, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे कौमी हीरो हैं, आप हमारे लेजेंडरी बैट्समैन हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, स्पिनर हैं, तो अगर आप 100 साल तक अल्लाह ने ना बुलाया तो क्या क्रिकेट 100 साल तक खेलते रहेंगे? ये मेरा सवाल है मेरे फेवरेट बैट्समैन की तरफ से उनसे, और मैं चाहूँगा कि ये सवाल जो है इसका भी जवाब दें शाहिद अफरीदी साहब। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बहुत फिट रहें, बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक रहें, ये एनर्जी हमेशा आपके साथ रहे और कौमी हीरो हैं और हमेशा इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहें। और अब PSL आने वाला है और मेरी पूरी नज़रें कोयटा ग्लैडिएटर्स पे हैं जहाँ शाहिद अफरीदी परफॉर्म करेंगे। तो देखना ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज और शाहिद अफरीदी के साथ किस तरह का कॉम्बो बना पाते हैं, और बहुत ज़बरदस्त ड्यो कॉम्बो होगा वैसे ये, कि कप्तानी का भी और साथ साथ अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस का भी, तजर्बे का भी। लेकिन बहरहाल जी, PSL एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। वी विश ऑल द बेस्ट टू द PSL, और हम देखना ही चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं भी मिला वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। ऑन दैट नोट मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। उम्मीद करते हैं आज की जो स्टोरीज़ हैं आपको पसंद आई होंगी। अपनी जो राय है हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक पेजेस पर, हमारे सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल्स पर। देखते रहें टी मॉर्निंग। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।